हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसीसी 114 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिन्हें समझना सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ काउंसलिंग के लिए भी सुपर यूजफुल है। तो अगर आपको साइकोलॉजी को इंटरेस्टिंग और इजी बनाना है तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखेंगे इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। इस सब्जेक्ट में एज यूजुअल आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 सेक्शंस के अंदर। इसमें हमें एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ईच सेक्शन से आंसर करने होते हैं। ये आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, राइट। तो इसमें आपसे 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में: थ्योरी बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, शॉर्ट नोट्स एंड कंपैरिजन। तो अब हम देखते हैं वो 10 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स क्या हैं। फर्स्ट टॉपिक इज कपल एंड फैमिली काउंसलिंग, राइट। तो कपल एंड फैमिली काउंसलिंग से आप लोग क्या समझते हैं? ये जो काउंसलिंग होती है वो कपल्स और फैमिली के बीच के इमोशनल और कम्युनिकेशन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए होती है, राइट। इसमें हम इंडिविजुअली नहीं बल्कि फैमिली डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या गोल्स होते हैं। इसके गोल्स होते हैं कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना और इमोशनल सपोर्ट बढ़ाना, राइट। इस कॉन्सेप्ट में 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें जो फैमिली है उसको हम एक यूनिट के अंदर देखते हैं, लाइक सिंगल यूनिट, नॉट इंडिविजुअली बल्कि सिंगल यूनिट एज अ फैमिली देखते हैं। और प्रॉब्लम किसी एक मेंबर में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में होती है, राइट। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या क्या अप्रोचेज हैं। तो इसमें 3 अप्रोचेज के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल थेरेपी मिन्यूटिन। इसमें क्या होता है, इसमें हम फैमिली के रोल्स और बाउंड्रीज पे फोकस करते हैं, ठीक है, कि फैमिली में क्या पर्सन का क्या रोल है या फिर पूरी फैमिली का एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में क्या रोल है और उनकी क्या क्या बाउंड्रीज है, ये हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बोवेनियन थेरेपी। इसमें हम जनरेशनल पैटर्न्स और इमोशनल डिस्टेंस पे काम करते हैं, राइट। इंटरजनरेशनल मतलब जो ओवर द जनरेशनल पैटर्न चलते आ रहे हैं वो। और थर्ड वन इज नैरेटिव थेरेपी। इसमें हम फैमिली की कहानी को रिफ्रेम करते हैं, राइट। रीऑथरिंग फैमिली स्टोरीज टू एम्पावर मेंबर्स। इसके क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि एक जो कपल है वो स्ट्रगल कर रहे हैं पेरेंटिंग रोल्स पे, उसको स्ट्रक्चरल थेरेपी से हेल्प मिल सकती है। किस चीज़ के लिए? कि वो बाउंड्रीज को रिडिफाइन कर पाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ पाए, राइट। तो ये था कल्चर कपल एंड फैमिली काउंसलिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वर्क प्लेस काउंसलिंग। तो इसमें क्या पर्पस होता है इसका? इसका पर्पस होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जो स्ट्रेस होते हैं उनको समझे, जिससे कि वो अपनी जॉब परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट ना करें। ये काउंसलिंग जो है वो ऑफिस या घर के काम पर होने वाले स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट और परफॉर्मेंस इश्यूज के लिए होती है। इसका पर्पस होता है स्ट्रेस कम करना, राइट। तो इसमें हम 3 मॉडल्स हमें बताए हुए हैं: ईएपी, प्रॉब्लम फोकस मॉडल एंड डेवलपमेंटल मॉडल। तो इन मॉडल्स को पढ़ने से पहले इसके 2 और पर्पस होते हैं वर्क प्लेस काउंसलिंग के। फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी बढ़ाना एंड सेकंड वन इज वर्क लाइन बैलेंस को मेंटेन करना। आजकल तो एक डिबेट भी चल रही है, राइट, 70 आवर्स वर्क वीक। आई गेस नारायण मूर्ति ने स्टार्ट करी थी। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या मॉडल्स हैं। इसमें फर्स्ट मॉडल है एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम, ईएपी। ये एक शॉर्ट टर्म मॉडल है जिससे हम स्ट्रेस या एडिक्शंस को रिमूव या फिर कम करने में हेल्प मिलती है। इसमें हम कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, जिससे उन्हें
स्ट्रेस, एडिक्शन या फैमिली प्रॉब्लम में हेल्प मिल सके, सपोर्ट मिल सके। उसके बाद सेकंड मॉडल इज प्रॉब्लम फोकस मॉडल। इसमें क्या होता है, जो इमीडिएट जो वर्क रिलेटेड इश्यूज होते हैं हम उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक इशू को सॉल्व करना है, ना कि हम ओवरऑल उसका डायनेमिक्स देखते हैं पर्सन की। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल मॉडल। इसमें हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करते हैं और स्किल बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, राइट। इसमें क्या क्या चैलेंज आते हैं वर्क प्लेस काउंसलिंग में, इसमें हम कॉन्फिडेंशियली मेंटेन कर पाए, ये एक चैलेंज होता है काउंसलर के लिए। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, लोग क्या कहेंगे वाला स्टिग्मा आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद थर्ड थर्ड वन इज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट को बैलेंस करना, मतलब जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयज हैं उन दोनों का रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट ना करे, उन दोनों के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ना करें, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है इस काउंसलिंग को करते टाइम, ठीक है। तो ये था आपका वर्क प्लेस काउंसलिंग। थर्ड टॉपिक इसमें है डांस, आर्ट, म्यूजिक एंड ड्रामा थेरेपी। तो ये एक थेरेपी का ही टाइप है। इसमें जो एक्सप्रेसिव थेरेपी यूज होती है नॉन वर्बल मीडियम्स के थ्रू, ठीक है। तो जब वर्ड्स काम नहीं करते तब एक्सप्रेशंस के लिए क्रिएटिव थेरेपीज का यूज होता है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बेनिफिट्स हैं, रिड्यूस करता है ये एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को या फिर ट्रॉमा के सिम्टम्स को। जब आप एक ग्रुप में या फिर किसी पर्सन से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो आप ऑलरेडी अपने डिप्रेशन से थोड़ा लड़ पाते हैं, ठीक है। अकेले किसी भी पर्सन के लिए उससे लड़ना मुश्किल हो जाता है, तो ये एक सपोर्ट ग्रुप की तरह भी एक हेल्प करता है। इसमें आपको हीलिंग और सेल्फ अवेयरनेस पे फोकस किया जाता है, ठीक है। इसका और क्या बेनिफिट होता है, इसमें हमें सेल्फ एक्सप्रेशन सिखाया जाता है कि अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करें विदाउट वर्ड्स, हम अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करें। थर्ड बेनिफिट इसमें बताया हुआ है कि हम सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करें, ये भी इसमें हम समझ सकते हैं इस थेरेपी के थ्रू। इसके चार अलग अलग टाइप की थेरेपीज हैं ये। फर्स्ट वन इज डांस थेरेपी, सेकंड वन इज आर्ट थेरेपी, थर्ड वन इज म्यूजिक थेरेपी एंड फोर्थ वन इज ड्रामा थेरेपी, राइट। डांस में हम मिररिंग या बॉडी मूवमेंट के कॉन्सेप्ट को इसमें यूज करते हैं डांस थेरेपी में। आर्ट थेरेपी में हम अलग अलग तरह की आर्ट फॉर्म्स जैसे कि मंडाला ड्राइंग हो गई, फ्री पेंटिंग हो गई, इन सब का यूज करते हैं। म्यूजिक थेरेपी में हम जो इमेजेस होती हैं उनको गाइडेड इमेज को वो करते हैं, कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। इसमें सॉन्ग राइटिंग हो गया या फिर एक लिसनिंग थेरेपी हो गया कि दूसरों की बातों को सुन के हमें रिलीफ मिल रहा है, राइट, बातें या किसी भी गाने को। गाइडेड इमेजरी में वही हो गया कि अगर आप किसी की बात सुन रहे हो या कोई आपको कुछ म्यूजिक सुना रहा है तो आप उसको इमेजिन कर पाओ जो वो कह रहे हैं। थर्ड वन इज ड्रामा थेरेपी। इसमें रोल प्ले, इम्प्रोवाइजेशन का रोल होता है, ठीक है। एक्टिंग आउट इमोशंस, मतलब इम्प्रोवाइजेशन मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना, इम्प्रूव सॉरी एक्टिंग आउट करना। फोर्थ टॉपिक इसमें है करियर डेवलपमेंटल थ्योरी, ठीक है। फर्स्ट थ्योरी क्या है इसमें, हॉलैंड थ्योरी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है RIASEC, ठीक है। तो इसमें 6 पर्सनैलिटी टाइप्स बताए हुए हैं। ये 6 पर्सनैलिटी टाइप्स को आप इस निमोनिक से याद कर सकते हो, राइट। करियर चूज करने में साइकोलॉजी का बड़ा बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो जो हॉलैंड की थ्योरी है इसमें 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज रियलिस्टिक, मतलब जो रियल वर्ल्ड के साथ करियर वो मैच करे। इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी करियर में है तो ये सब हम करियर चूज करने में उसको हेल्प मिलेगा अगर हम इस चीज़ को याद रखेंगे, इस न्यूमोनिक को। इसके बाद करियर सेटिस्फैक्शन। करियर सेटिस्फैक्शन आपका होता है जब जॉब जॉब सेटिस्फैक्शन तभी होती है जब पर्सनैलिटी और जॉब मैच करे, ठीक है। सपोज अगर किसी की सोशल पर्सनैलिटी है और उसको जॉब मिल गई इंट्रोवर्ट वाली, तो उसको वो जॉब अच्छी करनी तो पड़ेगी क्योंकि सबकी नीड्स होती हैं, बट लेकिन वो उसको अच्छी लगे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सेकंड थ्योरी इसमें बताई हुई है सोशल कॉग्निटिव करियर थ्योरी, SCCT। ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी, इसको डेवलप किया था लैंड, ब्राउन एंड हैकेट ने, ठीक है। इसमें हम सेल्फ एफिकेसी
के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सेल्फ एफिकेसी मतलब खुद पे कितना भरोसा है हमें, ठीक है। इसके अलावा हम आउटकम एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं कि हम हमारा जो आउटकम है उससे हमारे को क्या मिलेगा, राइट, क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी। उसके बाद हम अपने पर्सनल गोल्स को भी देखते हैं कि हमारा क्या एम है करियर का। इसमें क्या होता है, ये जो थ्योरी है ये एम्फेसाइज करती है लर्निंग पे, एनवायरनमेंट पे और अपनी करियर चॉइस के बिलीफ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑनलाइन काउंसलिंग। आजकल ये काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इनफेमस टाइप ऑफ काउंसलिंग है, क्योंकि कोविड के बाद से लोग ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन इन पर्सन। तो इसके क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं ये बताए हुए हैं। इसमें वीडियो कॉल, चैट, ईमेल या ऐप्स के थ्रू काउंसलिंग की जा सकती है, ठीक है। और जब फेस टू फेस पॉसिबल नहीं होता तब ऑनलाइन काउंसलिंग काफ़ी यूजफुल होती है। इसके क्या क्या प्रोज है अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट वन इज की एक्सेसिबल होती है, हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अपने थेरेपिस्ट को। सेकेंड वन इज वो फ्लेक्सिबल होती है, इसमें हम टाइमिंग भी फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, अपने ऑफिस के बाद की टाइमिंग रख सकते हैं, या फिर किसी का अगर कोई कॉलेज है तो कॉलेज के बाद की टाइमिंग रख सकता है, और थेरेपिस्ट से कंसल्ट करके दोनों अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम कर सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, जो फेस टू फेस काउंसलिंग होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है रेदर देन ऑनलाइन काउंसलिंग। और इसमें जो एनोनिमिटी है, मतलब इसमें पर्सन एक दूसरे से मिले नहीं है, तो इस चीज से हमें ये डर कम रहता है कि लोग क्या कहेंगे वाला डर कम हो जाता है इसमें। जब अगर हमें सामने वाला पर्सन जानता ही नहीं है तो वो हमें क्यों जज करेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल थेरेपिस्ट का काम ही जज करना नहीं होता है, ठीक है। इसके कौन क्या क्या होते हैं, इसमें हम नॉन वर्बल क्यूज पे ध्यान नहीं दे पाते, लाइक बॉडी मूवमेंट या जेस्चर्स वगैरह हम नहीं देख पाते अपने क्लाइंट के, ठीक है। इसमें प्राइवेसी का कंसर्न हो सकता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत डाटा लीकेज होती है, तो उसमें प्राइवेसी का कंसर्न हो सकता है एक। थर्ड वन इज कि अगर हमारे को ज़्यादा सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं तो उसके लिए आइडियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्स टॉपिक हमारा है थ्योरेटिकल अप्रोचेज इन काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या क्या अप्रोचेज हैं थ्योरेटिकल वो हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट अप्रोच हमें बताई हुई है सीबीटी। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो इसका की आइडिया है थॉट्स हमारे जब प्रोड्यूस होते हैं उसके से हमारा इमोशन इमोशन आता है, देन इमोशंस हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इसकी क्या क्या टेक्निक हो सकती है इस काउंसलिंग की। इसमें हम अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करें, थॉट्स को नोट करें, ठीक है। हम अपने बिहेवियर से के साथ एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास है आरईबीटी। तो इसमें हमें बताया हुआ है कि इसका की कॉन्सेप्ट होता है इरेशनल बिलीफ कॉज डिस्ट्रैक्ट स्ट्रेस। मतलब जो हमारे जो बिना बात के जो बिलीफ होते हैं या जो हमारे नॉन एग्जिस्टिंग बिलीफ होते हैं, जैसे कोई हमारा बिलीफ जो पहले से चलता आ रहा है, जैसे एक स्टिग्मा था कि फीमेल आर बॉर्न टू वर्क एट होम, तो ये इरेशनल बिलीफ माना जाएगा आज के टाइम के हिसाब से। तो ये जो बिलीफ है ये हमारे को परेशानी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, मुझे परफेक्ट होना चाहिए जैसे बिलीफ को चैलेंज करना, ठीक है। और इसके बाद आरईबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है ये किसी को पता है, हम देखते हैं आरईबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। आरईबीटी की फुल फॉर्म होती है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। ये 1950s में डेवलप की गई थी बाय एल्बर्ट एलिस, ओके। तो इसमें टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं, इसमें एक एबीसीडी मॉडल होता है जिसमें हम एक्टिवेटिंग इवेंट इवेंट को हम एक्टिवेट करते हैं, देन हम अपने बिलीफ को देखते हैं, देन हम उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं ये देखते हैं, देन हम उससे डिस्प्यूट करते हैं मतलब उसको चैलेंज करते हैं, देन हम उसका इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये इसका टेक्निक हो गया। थर्ड अप्रोच इसमें बताई हुई है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। तो इसमें जो फोकस होता है वो हमारे मीनिंग मतलब हमारा जो पर्पस क्या है उस पे होता है, और फ्रीडम हमारी जो आज़ादी है उस पे फोकस होता है इसका। और आइसोलेशन मतलब एक सिंगल पर्सन जो है वो क्या खुद कर सकता है उस पे फोकस होता है, राइट, सॉरी। तो लाइफ का मीनिंग क्या है, हमारी फ्रीडम, डेथ, ये सब इसका की आइडिया है इस वाली अप्रोच का। जैसे कि हम लाइफ के टफ क्वेश्चन से कैसे डील करें,
ये इसका पर्पस हो सकता है, राइट। इसमें क्या क्या टेक्निक यूज होती है, इसमें डायलॉग, रिफ्लेक्शन, कन्फ्रंटिंग एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, मतलब जो हमारे हम खुद से बात करें, खुद को खुद की जो हमारी जर्नी अब तक रही है उस पर रिफ्लेक्ट करें, और जो हमारे एग्जिस्टेंशियल जो हमारी एंजाइटी है वो क्यों है उसको हम अपने आप कन्फ्रंट करें। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप से ही भागते हैं, तो एग्जिस्टेंशियल अप्रोच का यही पर्पस है कि वो अपने आप से डील करे, अपने आप से बात करे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ अप्रोच है पर्सन सेंटर्ड। इसमें क्या होता है, इसमें एम्पैथी अप्रोच में क्या है, इसमें हम एम्पैथी, एक्सेप्टेंस और जो नो जजमेंट है, ये इसका की आइडिया होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि क्लाइंट को सेफ स्पेस देना जहाँ वो खुद एक्सप्लोर करे। ठीक है, इसमें क्या क्या हमारी टेक्निक हो सकती हैं, इसमें नॉन डायरेक्टिव टेक्निक हो सकती है, एक होती है क्लाइंट लेड सेशंस, मतलब ये जो क्लाइंट है वो खुद बताए उसे किस चीज़ के ऊपर बात करनी है, उसको किस दिशा में उस सेशन को लेके जाना है। ठीक है, तो इसमें हमारा सेवेंथ टॉपिक है एथिकल गाइडलाइंस इन काउंसलिंग। एथिकल गाइडलाइंस हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका कोर प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसके हमारे को चार मेन कोर प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं। वो चार कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ऑटोनॉमी, नॉन मैलिफिसेंस। ठीक है, तो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है कि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, उसकी आइडेंटिटी रिवील ना करना। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब कि क्लाइंट को पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और ये पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक है, ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी मतलब कि क्लाइंट ने जो चूज किया है उसको रिस्पेक्ट करना, और नॉन मैलिफिसेंस मतलब कि हमें किसी क्लाइंट को हार्म ना पहुंचाना, राइट। तो इसमें कोड्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके कोड्स हैं एपीए, एसीए। एपीए इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एसीए, बीएसीपी, ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ठीक है, ये क्या एड्रेस करता है, ये जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के डुअल रिलेशनशिप को एड्रेस करता है, ये कल्चरल जो डिफरेंसेस वगैरह होते हैं उनको एड्रेस करता है, और एक रिकॉर्ड कीपिंग में भी क्या कहते हैं, इंश्योर करता है कि जो क्लाइंट का इंफॉर्मेशन है थेरेपिस्ट के पास स्टोर्ड रहे और सेफ रहे। ठीक है, तो इसमें हमारा एट टॉपिक है अब टेस्टिंग वर्सेस असेसमेंट। तो इसमें हमारे को क्या बताया हुआ है, इसमें तीन फीचर बताया हुआ है। फर्स्ट फीचर इज डेफिनेशन। ठीक है, कि टेस्टिंग क्या है और असेसमेंट क्या है। सेकंड फीचर इज पर्पस, कि टेस्टिंग का क्या पर्पस है, असेसमेंट का क्या पर्पस है। एंड थर्ड इज एग्जाम्पल, कि इन दोनों में क्या क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो टेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एक स्टैंडर्डाइज टूल अलग अलग एबिलिटीज को मेजर करने के लिए। ठीक है, और असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट होता है एक प्रोसेस होता है, वो होलिस्टिक प्रोसेस हमारे बिहेवियर को समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो टेस्टिंग है उसका पर्पस होता है कि जो मेंटल एबिलिटी या फिर अगर कोई इलनेस है तो उसको डायग्नोज करना, और उसके जो क्लाइंट की जो एबिलिटी है उसको कंपेयर करना दूसरे पर्सन के आईक्यू या ईक्यू के साथ। असेसमेंट का पर्पस होता है कि प्लानिंग करना या उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाना है, इंटरवेंशन बनाना। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, आईक्यू टेस्ट हो सकता है, टेस्टिंग का एग्जांपल एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है, राइट। असेसमेंट के एग्जांपल हो सकते हैं इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियोज। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, टेस्टिंग वर्सेस असेसमेंट के बारे में। तो इसको हम एक लाइन में बोलें तो टेस्टिंग एक टूल है और असेसमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल इश्यूज इन एडोलसेंस। तो एडोलसेंस में क्या क्या इश्यूज आते हैं डेवलपमेंटल, उनके वो आपको बताने हैं इसमें। तो यहाँ पे हम चार टाइप के इश्यूज देखेंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, और जो ओवरऑल चैलेंज होते हैं वो। तो फिजिकल में क्या बताया हुआ है, टीनेज फेज में कई तरह के चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि प्यूबर्टी, हार्मोनल चेंज, वो सब हमारा
फिजिकल इश्यूज में आ जाएगा। ठीक है, बॉडी इमेज कंसर्न। कॉग्निटिव में क्या आ जाएगा कि थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हमारी जो आइडेंटिटी है उसको एक्सप्लोर करना। इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो एरिक्सन्स आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, इसमें थर्ड हमारा जो उसका इशू होता है, हो सकता है वो होता है इमोशनल या फिर सोशल। इसमें जो टीनेजर्स हैं उनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको पीयर प्रेशर भी बहुत होता है। पीयर प्रेशर मतलब आपके जो साथ के कलीग्स हैं या फिर जो साथ के स्टूडेंट्स हैं उनका प्रेशर। फॉर एग्जांपल कोई जो स्टूडेंट है वो पीयर प्रेशर में आके किसी गलत ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है या फिर किसी गलत हैबिट में पड़ सकता है, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग हो गई। और इमोशनल इसमें सोशली क्या हो सकता है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर इसमें आ सकते हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट इज चैलेंजेस क्या क्या होते हैं एडोलसेंस में, है ना। तो जो सोशल आता है तो उसमें फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बहुत होता है टीनेजर्स में, और इंडिपेंडेंस की डिजायर भी होती है। ठीक है, तो चैलेंजेस इसमें आते हैं सेल्फ एस्टीम का, कि खुद के ऊपर भरोसा ना कर पाना या फिर खुद को कम आंकना। और इसमें एकेडमिक स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ऐड कर सकती है इश्यूज में एडोलसेंस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट हमारा टॉपिक है क्राइसिस इंटरवेंशन एंड साइको एजुकेशन। तो क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है? क्राइसिस इंटरवेंशन होता है कि जब कोई सडन ट्रॉमा हो, जैसे कि कोई एक्सीडेंट या फिर किसी उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हो या सुसाइड अटेम्प्ट की हो, तो वो क्राइसिस इंटरवेंशन हो सकता है। राइट, ये एक शॉर्ट टर्म हेल्प होती है किसके लिए? साइकोलॉजिकल इमरजेंसीज के लिए, और ये इमीडिएट होती है। राइट, इसके क्या क्या गोल्स हो सकते हैं? पर्सन को स्टेबलाइज करना, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना, और जो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको रिस्टोर करना। थर्ड वन इज टेक्निक। टेक्निक क्या क्या हो सकती है क्राइसिस इंटरवेंशन में? एक्टिव लिसनिंग, मतलब ऑफन एक पर्सन चाहता है कि कोई उसको अच्छे से बैठ के सुने विदाउट इंटरप्टिंग, तो उसको हम एक्टिव लिसनिंग कह सकते हैं। वो सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना एक्टिव लिसनिंग नहीं होती। उसके बाद ग्राउंडिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं हम, या फिर सेफ्टी प्लानिंग को टेक्निक को यूज कर सकते हैं। राइट, साइको एजुकेशन क्या होता है कि जो क्लाइंट है उसको उसको उसकी कंडीशन के बारे में एजुकेट करना, उसको उसकी कंडीशन के बारे में बताना, और उसके बारे में कोपिंग स्ट्रेटजीज भी बताना कि क्या उसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। साइको एजुकेशन का पर्पस क्या होता है? का पर्पस होता है एम्पावरमेंट, रिलैप्स प्रिवेंशन एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट। राइट, जैसे कि अवेयरनेस क्रिएट करना, क्लाइंट के अंदर कोपिंग स्किल्स डेवलप करना, और दोबारा क्लाइंट उसी हैबिट में या फिर उसी लूप में ना पड़ जाए उसको प्रिवेंट करना। राइट, तो इसमें टूल्स क्या क्या हो सकते हैं? हैंड आउट, मतलब उसको हैंड होल्डिंग देना क्लाइंट को, ग्रुप सेशंस प्रोवाइड करना, उसको उससे रिलेटेड वीडियोस दिखाना टू एजुकेट द अबाउट दैट। राइट, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आज हमने 10 टॉपिक्स पढ़े किस सब्जेक्ट के, बीपीसीसी 114 के। आई गेस आपका एग्जाम कल ही है, आई मीन 9 जुलाई को ही है। तो बीपीसीसी 114 के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ ये वीडियो हम एंड करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और एग्जाम के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ होगा। ये इजी टॉपिक है, इजी सब्जेक्ट है, आप इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है आंसर राइटिंग में पहले आपको डिफाइन करना है, देन उसके बाद उसमें पूरी बॉडी विद एग्जांपल्स लिखनी है, देन उसको लास्ट में कंक्लूड करना है। ओके, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, तो कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। राइट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।